हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ दूसरी वीडियो बायोलॉजी का। आप लोगों ने जो मैंने फिजिक्स का वीडियो डाला था उस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया और कमेंट किया सर, इसी तरह से हर एक बायो केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी सब करा दिया। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मैं इस तरह से करा दूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो पे लाइक चाहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बिल्कुल अपना जी जान हाजिर है आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले बायोलॉजी का, ठीक है ना। इसका भी सारा क्वेश्चन का टाइमिंग जो मैं लगा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन पढ़ना आप पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी देखिए बहुत आसान, क्योंकि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है ना उसका वर्ड थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, एकदम हिंदी टाइप का बायोलॉजी का वर्ड रहता है अक्सर। तो उसको जहाँ तक मैंने कोशिश किया है कि एकदम भाषा सरल भाषा में हो जाए, जहाँ तक हो पाया मैंने कर पाया, ठीक है ना। बाकी जो है रियलिटी है तो वो तो लिखना पड़ेगा। जैसे कोई पेप्सिन का नाम, कोई एंजाइम का नाम है एमाइलेज, तो एमाइलेज तो लिखना पड़ेगा भाई साहब, उसके लिए कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना देर के टाइमिंग लगेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। आपको पता है बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट सारा सवाल को मिला करके एकदम गेस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। ये नहीं बोलूँगा कि कन्फर्म आ जाए, लेकिन इसको पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव आ जाएगा आपके अंदर में, ठीक है ना। तो वीडियो लंबी होने वाली, एकदम ध्यान से धैर्य रख के बैठिए और पढ़िए जी। चलिए, जो याद नहीं रहेगा तो उसको चाहिएगा तो कहिए, आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे सबसे पहला सवाल लिया क्या, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं उनके नाम लिखिए और उनके कार्य लिखिए, है ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं वो नाम बताना है और उनके कार्य बताना है, ठीक है। अब देखिए, तो मनुष्य के 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं। कौन कौन होता है? कर्तनक या इंसाइजर, भेदक, उसको काइनाइन इंग्लिश में नाम है, अग्रचर्वनक या प्रीमोलर या चर्वनक या मोलर। इस 4 का नाम हो गया। अब कार देखते हैं, काम क्या है, सबका अलग अलग काम है। देखो ये है जी कर्तनक, यह भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। जो भोजन को खाते हैं तो जो कटता है, जो पार्ट में बढ़ता है वो काम करता है। भेदक बोलते हैं, यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। एकदम चीरते हैं ना, वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। आगे है अग्रचर्वनक, चवर्णक, हाँ अग्रचवर्णक है। तो ये बोलता है यह भोजन को चबाने का काम करता है। देखो जो हम लोग भोजन चबाते हैं उसका काम करता है। और चवर्णक जो है ये हिंदी कुछ नाम अल्टर नाम है हिंदी है। देखो इससे अच्छा तो ये है सीजर, फिर ये ठीक है मोलर, नहीं समझ आता पर इसको लिखना मोलर, ठीक है ना। ये होगा मोलर, प्री मोलर, ठीक है ना, ये ज़्यादा आसान है। चवर्णक बोलने नहीं आ रहा यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। चारों का काम समझ गए। ये दोनों, एक तो कर्तनक का काम है जो काटने उठने का काम है, ये चिरने फाड़ने का काम करता है, चबाने का काम करता है, और ये पीसने का काम करता है। चारों का काम हो गया। आप लिख दीजिएगा, एकदम फटाक से 2 नंबर मिल जाएगा जी। ओके, आगे देखें, ये सवाल है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्ल की भूमिका क्या? हमारे अमाशय में, आपको पता हमारे पेट में HCl नाम का अम्ल पाया था, इसकी भूमिका क्या है? क्या है भाई? तो हमारे अमाशय में अम्ल की अहम भूमिका है। क्या भूमिका है? यह पेप्सिनोजिन को पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिनोजिन जो होता है हमारे बॉडी में, वो एकदम ढीठ है, कुछ काम नहीं करता है। उसको क्या करता है? अम्ल जो है क्या करता है? पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है ना। मतलब पेप्सिनोजन कोई काम, जो पेप्सिनोजन एकदम ढीठ है, निष्क्रिय है, कुछ काम नहीं कर रहा, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, उसको क्या किया? पेप्सिनोजन ने बदल दिया। अब जैसे ही पेप्सिनोजन बदला तो एक्टिव हो गया, काम करने लगा। और जो भोजन को प्रोटीन पर क्रिया करने से, भोजन में जो प्रोटीन है उस पर प्रोटीन पे अटैक किया, काम किया, प्रोटीन को काम करने लगा और उसे पेप्टोन में बदल देता है। कौन बदला पेप्टोन में? पेप्सिनोजन। तो पहले अम्ल ने कहा क्या? पेप्सिनोजन को पेप्टोन्स में, सॉरी क्या बदला? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला। पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में बदल दिया। अब पेप्सिन का किया? प्रोटीन पे काम किया, प्रोटीन को पचाने का काम किया और उस प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन्स में बदल दिया, ठीक है ना। अब वो क्या किया? यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता। कौन? HCl। एक तो काम हमारे यहाँ पे क्या कि पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया और वो जैसे ही प्रोटीन को पचाने लगा उसको बता के जो है पेप्टोन में बदल दिया, ठीक है ना। दूसरा काम है कि ये कीटाणुनाशक भी है। हमारे बॉडी में कुछ कीटाणु है जो नुकसानदायक है, उसको मार देता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है जो नुकसानदायक है, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यही तो इसका उपाय। 2 नंबर का सवाल काफ़ी है। अब गाइड में देखें तो लंबा चौड़ा लिखा हुआ, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिखेंगे काफ़ी है। चलिए आगे देखें, दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य क्या है। देखिए जानते हैं दीर्घरोम क्या होता है। दीर्घरोम उंगली नुमा संरचना होती है, उंगली के जैसा बना होता है दीर्घरोम, ठीक है ना, जो क्षुद्रांत के अंदरूनी सतह पर पाया जाता है। प्रत्येक आंतीय कोशिका, मतलब आंत
आंतड़ी जो होता है, तो प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग 3000 दीर्घरोम पाया जाता है। तो दीर्घरोम के बारे में इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है। क्या है ना, उंगली नुमा संरचना होता है जो क्षुद्रांत के अंदरूनी सतह पर पाया जाता है और प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग 3000 दीर्घरोम पाया जाता है, हर एक प्रत्येक आंतीय कोशिका में। अब एक आंतीय में कितना सारा कोशिका है, एक कोशिका में इतना दीर्घरोम है। तो अब देख लो यहाँ पे काम क्या है, पचा हुआ भोजन दीर्घरोम में दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर कोशिकाओं में जाती है। जो हम भोजन खाते हैं, जो पचता है, तो वो पोषण जो पच जाता है तो क्या करता है, अवशोषित होकर रुधिर के माध्यम से कहाँ जाता है, कोशिकाओं में चल जाता है। जो भोजन हम लोग जो खाते हैं, तो जो प्रोटीन है, वसा है, जो भी है, तो वो एक्चुअली वो किसको चाहिए, हमारे बॉडी में जो कोशिका है, ये हाथ जो बना है कोशिका से मिलकर बना है, तो इस कोशिका को पावर चाहिए ना, तब तो हमारे अंदर एनर्जी आता है। क्या, कोशिका को पावर चाहिए। तो हम जो भोजन खाते हैं ना, तो जो वेस्ट पदार्थ तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये सब क्या होता है, दीर्घरोम जो है अपने दीवार से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाता है। अब जैसे अवशोषित करता है भोजन, यानी कि ये जो चमड़ा में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या अंदरूनी सतह में पाया जाता है, चमड़ा के पास पाया जाता है। तो ये जैसी भोजन को एब्जॉर्ब करता है, तो सभी जितने सारे कोशिका है बॉडी में, सबके पास जो है परिसंचरण होता रहता है। परिसंचरण तंत्र जो ब्लड को परिसंचरण करता है, ठीक है ना, उसके माध्यम से वो फैलते रहता है, हर जगह हर पार्ट में चल जाता है। चलिए आगे, सजीव के मुख्य 5 लक्षण, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये 2 नंबर का सवाल पूछा है। 5 लक्षण क्या है, तो बस लक्षण बताना है। जैसे सजीव क्या गति करता है, शोषण करता है, प्रजनन करता है, उत्सर्जन करता है, और वृद्धि और विकास करता है। दोनों सेम बात है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सा है और आपको याद होना चाहिए, ये लक्षण है। आगे पढ़ते पित्त क्या होता है जी, और पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। आइए पित्त के बारे में जानते हैं, पित्त क्या होता है। देखिए पित्त एक गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। कैसा है, गाढ़ा है, ग्रीन कलर का है और क्षारीय है, अम्ल नहीं है, क्षारीय है, ठीक है ना, जिसका पीएच मान 8.9 के करीब होता है और यकृत कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो पित्त के बारे में इतना काफ़ी है कि पित्त एक गाढ़ा क्षारीय द्रव्य है, इसका पीएच मान इतना होता है और ये जो है क्या होता है, यकृत से निकलता है, यकृत से निकलता है। अब उसका देखिए काम क्या है, पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बनाता है। जो हमारे बॉडी में अम्ल है, अब जैसे पित्त क्या करता है, उस अम्ल को क्षार में बदल देता है ना। पित्त भोजन के जटिल वसा का विखंडन कर, जो हम लोग भोजन करते वसा खाते हैं, जो चिकना पदार्थ का, जैसे बिरयानी हो गया, तेल वाला सामान हो गया, चिकना चिकना सामान, तो उसमें जो वसा है उसको क्या करता है, खंडन करता है, पायसीकरण करता है, मतलब वसा को पचाने का काम करता है, और जिससे भोजन के वसा का पाचन हो जाता है, भोजन को पचन भी हो जाता है। तो पित्त यहाँ पे वसा को पचाने का भी हेल्प काम कर रहा है ना, वसा का पचाने का काम भी कर रहा। ओके, तो ये पित्त का काम हो गया जी। चलिए आगे देखें सवाल, स्वपोषी और विषम पोषी में क्या अंतर। देखिए स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण बोलते हैं, स्व के मतलब होता है स्वयं, खुद 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 का भोजन बनाना। जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी, है ना। और पोषी, अब पोषण है, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण पौधे में पाया जाता है, जबकि जब अच्छा अंतर बोल रहा, तो चलो 2 अंतर ले लेते हैं कि स्वपोषी पोषण पौधे में पाया जाता है, जबकि विषम पोषी पोषण जंतुओं में पाया जाता है। एक अंतर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण पौधे में पाया जाता है, विषम पोषी पोषण जंतुओं में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आपस में संयोजन से क्रिया करके क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जो पेड़ पौधे में क्या करता है, स्वपोषी पोषण होता है पेड़ पौधों में, तो क्या करता है वो आपस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, जल लेता है और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन विषम पोषी पोषण में क्या होता है भाई, वो जंतु अपने भोजन के लिए ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट दूसरा पर डिपेंड है। लाया मुर्गा, तोड़ रहा मुर्गा, है ना, उसको ये नहीं है कि हमको बनाना है, मुर्गा खरीदो बस घर में बनाओ और खाओ, ठीक है, यही काम करता है विषम पोषी पोषण। जैसे इंसान हो गया, मानव हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और भी डिफिनेशन डाल सकते हैं कि स्वपोषी पोषण अपना भोजन खुद बनाता है, विषम पोषी पोषण अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ठीक है ना। स्वपोषी पोषण बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सूर्य की रोशनी, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ता है। और विषम पोषी पोषण के लिए मार्केट से उठा के मतलब दूसरे जीव जंतु पे निर्भर रहता है, ठीक है ना। ये भी है बड़ा अच्छा कि स्वपोषी पोषण पौधा में पाया जाता है, पौधों में, और विषम पोषी पोषण जो है जंतुओं में, जीव जंतुओं में पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है। आगे देखते हैं पाचक एंजाइम का क्या कार्य है।
या सवाल ऐसे बोल सकता है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका। दोनों सेम सवाल का पूछने का तरीका अलग अलग, लेकिन जवाब सेम है। देखिए, पाचक एंजाइम भोजन की विभिन्न पोषक तत्वों का जटिल रूप से सरल रूप में बदलता है। जो हमारे बॉडी में जो पाचक एंजाइम, मतलब एंजाइम ऐसा एंजाइम जो भोजन को पचाता है। अब उसमें ढेर सारा एंजाइम है, तो पाचक एंजाइम के बारे में हमको बताना, उसकी खासियत क्या है। तो पाचक एंजाइम क्या करता है, हम जो भोजन करते हैं तो भोजन जो जटिल होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, हार्डनेस होता है, जटिल टाइप का होता है, उसको क्या करता है, आसान करता है, सरल करता है, अब घुलनशील बनाता है ताकि आसान से पचे। जैसे देखो बताएगा, लार में उपस्थित सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। लार में, ऐसे तो लार में टाइलिन एंजाइम भी है, उसको सलाइवरी भी बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदलता है। इसी प्रकार से पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है। अभी आपने पढ़ा ना, पेप्सिन का क्या था, प्रोटीन को पेप्टोन से बदल दिया है। अग्नाशयिक रस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और भी बोल सकते हैं कि एमाइलेज एंजाइम, लैपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, जोड़, मतलब जो जो एंजाइम का कार्य, भूमिका क्या है। और जैसे हम जानते हैं कि एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है, भोजन का पचाना, जटिल भोजन को सरल कर देना बॉडी में, ताकि वो आसानी से पच जाए। अब कुछ डिफरेंट एग्जांपल दे देंगे, जिस तरह से देखिए लैपेज एंजाइम क्या काम करता है, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, सलाइवरी एंजाइम क्या काम करता है। इसके कारण 2-3 एग्जांपल दे देंगे, उदाहरण में हो जाएगा हमारा 2 नंबर का सवाल, है ना, छप जाएगा। 1 नंबर नहीं काटेगा भाई साहब, 2 नंबर वाला सवाल एक ऐसा सवाल होता है जिसको काटने का कहीं रास्ते नहीं मिलेगा, इतना लिख दिएगा तो काटना नहीं करेगा। 5 नंबर में थोड़ा सा बोला कम लग रहा, यहाँ कुछ मतलब आगे पीछे खटपिट 4 नंबर मिल जाए अच्छी है, लेकिन इसमें नंबर नहीं काटता है। तो 2 नंबर सवाल को तो पूरा ध्यान पूर्वक बनाइए और पढ़िए ध्यान से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके लिए समीकरण लिखिए। देखिए यहाँ पे मैं समीकरण भी लिखा, तो यहाँ पे ये वाला तीर का निशान ऐसे जाएगा। अच्छा देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण होता क्या, हरे पौधे जो अपना भोजन बनाता है ना, उस भोजन बनाने में जो जो घटक उसको लगता है, उसी को काम को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। सिंपल समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल लेता है ना, सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है उसको, क्लोरोफिल मिलता है। उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, अब कहाँ, वर्णक की उपस्थिति, कुछ छूट रहा, वायुमंडल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वायुमंडल यहाँ पे लिखिएगा, और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अलग अलग जगह अलग टाइप से मिलेगा कि पेड़ पौधों के द्वारा, है ना, सूर्य के द्वारा प्राप्त क्लोरोफिल, है ना, वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल से प्राप्त जल, है ना, और जल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और हाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इन सभी से मिलाकर उनको जो भोजन बनाते हैं, उसी भोजन बनाने की क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल भाषा में यहाँ पे दे दिया गया है। अब इसके लिए सूत्र देखिए, ये CO2 है, ये क्या जल है ना, ये सूर्य का प्रकाश मिला और क्लोरोफिल, से 4 को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला, सूर्य का प्रकाश मिला और क्लोरोफिल मिला। ये लिया और क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाया और जल बना दिया। जल भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो यही प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन है। आपको डिफिनेशन मेरे ख्याल से याद ही होगा, दूसरा टाइप का तो दूसरा टाइप का याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और इसका फॉर्मूला जरूर लिख दिएगा एग्जाम में, बोला गया समीकरण लिखे तो समीकरण लिख देने का आपको। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, कच्चे पदार्थ कहाँ से आते हैं, पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, अभी पढ़े हम लोग कार्बन संश्लेषण में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल तो पौधे में ही है ना। चलिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते। बस ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर का सवाल में ज़्यादा हमको एडवांस जाना ही नहीं है ना। हालांकि बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन हम नहीं लिखना ज़्यादा कि पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करता है। बोला ना, कहाँ से प्राप्त करता है, बस एकदम सटीक, जैसे सवाल वैसे जवाब, मुंह तोड़ जवाब देना है। जल, तो पौधे से जड़ों द्वारा प्राप्त करता है, जड़ों द्वारा जमीन से भी लिख सकते हैं, चलेगा। पर्णहरित जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, या हरित लवक में उपस्थित होता है। तो पौधे में तो हरित लवक रहता ही रहता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं। तो पौधे में तो क्लोरोप्लास्ट रहता है ना, उसी को बोलते हैं हरित लवक। तो उसमें उपस्थित होता है क्या, क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश, पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा का वर्कनों के रूप में प्राप्त करते हैं। किस ऊर्जा में, फोटोन ऊर्जा। अगर आपको फोटोन ऊर्जा नहीं आता, छोड़ो, आप डायरेक्ट लिखना कि पौधे सूर्य के प्रकाश से इसे प्राप्त करते हैं, हो गया। नंबर मिलेगा भाई साहब, काटेगा नहीं नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।
चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, श्वसन की परिभाषा दीजिए। श्वसन क्या होता है देखिए समझिए। श्वसन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है, मतलब जीव जंतु सजीव लोग है, जो जिंदा आदमी है, जिंदा जीव जंतु वही जाके श्वसन करता है। वही बोला गया जैव प्रक्रम मतलब जीवों के द्वारा होने वाला क्रिया है, जैव प्रक्रम है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अरे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो ना, इसको 2-3 बार लेक्चर को सुन लेना, वीडियो सेव कर लेना। मैं पक्का बता रहा हूँ आपके दिमाग में छप जाएगा और आप आराम से लिखोगे। और एग्जाम में पता है जो अपने से लिखिएगा ना, जो अपना लैंग्वेज में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, लेकिन लैंग्वेज अपना होगा तो पता है नंबर खुश होकर देगा एग्जामिनर, है ना। तो इसको समझना पड़ेगा। तो इस अपना लैंग्वेज में लिखने के लिए पता क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता सवाल को। जब सवाल को समझिएगा तभी ना अपना लैंग्वेज में लिख पाइएगा, समझिएगा ही नहीं तो लिख कहाँ पाइएगा। फिर रटते रहिएगा, आपका एग्जाम याद ही नहीं होगा रटने से भी। तो श्वसन एक प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। अब देखो इसमें हमने देखा श्वसन का डिफिनेशन देखा, लंबा चौड़ा डिफिनेशन था। हम लोग बाप रे बच्चों को देंगे तो बेहोश कोमा में चला जाएगा, बेहोश हो गए। बोला नहीं ऐसे नहीं करना, हम बेसिक चीज़ उठाए कि प्रकाश श्वसन होता क्या, श्वसन करता क्या। लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बॉडी के अंदर जाता है, कोशिकाओं में जाता है, उसको ऊर्जा मिलता है, फिर जो वहाँ से CO2 गैस निकल के बाहर आ जाता है। यही तो काम है श्वसन का काम। लिए छोड़े, सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, तो ये तो श्वसन हो रहा। तो हमको 2 नंबर सवाल में हम क्यों लेंदी में फंसे ज़्यादा, है ना। तो जिसमें ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां इसका उपयोग कर कोशिकीय ईंधन, क्या कोशिकीय ईंधन ऑक्सीकरण में होता है, उसको ईंधन मिलता है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसको एक एनर्जी मिलता है, ईंधन है। और जिसके बाद क्या होता है, जिसके फलस्वरूप जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको जो है एक एनर्जी मिलता है जब श्वसन होता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है, एनर्जी सबसे बड़ी बात है। तो यही है श्वसन। और क्या आप देखेंगे डिफिनेशन तो बहुत अलग टाइप का मिलेगा आपको किताबों में, गाइड वगैरह में, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। ये देखो बहुत पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मछली का श्वसन अंग क्या है, मच्छर का श्वसन अंग क्या है, केचुआ का श्वसन अंग क्या है, मनुष्य का। मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। 2 नंबर का सवाल आया है तो लिख दीजिएगा। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी, अच्छा लगता है कि मुख्य श्वसन अंगों के नाम निम्नलिखित है, तो अच्छा लगता है देखने में। या लिखिए इस प्रकार है, नीचे लिख दिए हैं, नीचे लिखा हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मछली कोलोम या गिल्स, इसका श्वसन अंग क्या है, कोलोम या गिल्स। मच्छर ट्रैकिया, केंचुआ त्वचा, मनुष्य फेफड़ा। मुख्य बात बोला जा रहा तो यहाँ पे काफ़ी है। आगे देखिए श्वसन एवं दहन में कोई 2 अंतर। अब 2 अंतर तो मैंने यहाँ पे 5 अंतर दे दिया, ठीक है ना। एग्जाम में तो बोला ना देखो 2 अंतर, तो आपको 2 ही अंतर लिखना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए दे दिया हूँ, आपको जो पसंद आया उसको लिख दीजिएगा, जो याद आ रहा दिमाग में लिख दीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में होता है ना क्या, जहन से बातें उड़ जाती है, याद कर जाइए भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो जो बात याद आएगा 5 गुम तो 2 ठो याद ही रहेगा ना। नॉर्मल से देखिए समझते क्या है श्वसन, क्या है दहन, क्या है सिंपल समझते हैं। श्वसन मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, दहन क्या होता है जिससे हम कोई चीज़ जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या होता है, या कोशिका में होता है या कोशिका में नहीं होता, क्योंकि श्वसन कहाँ होगा, कोशिका में होगा। और दहन के लिए लकड़ी जलाएं तो लकड़ी तो कोशिका नहीं है ना, वो तो जला हुआ है, वेस्ट है, तो लकड़ी में ये ऐसा नहीं होता। दहन कोशिका में होगा नहीं, या श्वसन काम कोशिका में होगा, लेकिन दहन काम कोशिका में नहीं होता है, ठीक है ना। यह एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है, या एंजाइम के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। लो यार उल्टा है, श्वसन काम कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम, और वो एंजाइम के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। चलिए अच्छा दूसरा नंबर गायब हो गया, वाह मतलब घोटाला मेरे द्वारा हो गया भाई। 2 नंबर को 3 नंबर लिख दिया मैंने, गलती से हो गया। इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें तेज लौ के साथ प्रकाश की उत्पत्ति होती है। जब हम श्वसन करते हैं तो लाइट वाइट नहीं निकलता है, क्या कि खाते हैं तो आग लग जाता है, बोलते हैं ना पेट में आग लग गया है ना, आप खाना खाएंगे तो आदमी भूखा पेट बोलता है, भूखा पेट है, पेट जल रहा है भाई साहब, जल जाएगा तो गड़बड़ उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, दहन में जब काम हो रहा तब आग लग रहा, और श्वसन में क्या होता है, श्वसन में आग नहीं लगता है। आग जलाइए देखिए आग लगेगा ना, तो दहन में प्रकाश निकलता है। इसमें उत्पादक का निर्माण नहीं होता है, इसमें उत्पादक का निर्माण होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो वही एनर्जी वगैरह मिलता है, लेकिन इसमें जो है कोयला बन जाता है, लकड़ी जल करके कुछ जलाएं तो कोयला अलग खाक राख बन जाता है। तो आप इसका अंतर लिख सकते हैं यार, नॉर्मल सा है, होता है किसमें नहीं होता है। देखिए वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसका डिफिनेशन ही इसका अंतर बता देता है, ठीक है ना।
वायवीय श्वसन को बोलते हैं जिस श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, और जिस श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। देखिए इसका डिफिनेशन के द्वारा यहाँ पे बना दिया गया है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो गया। अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है। डिफिनेशन से हमारा आ गया एक अंतर कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। या कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आप ऐसा ये नहीं लिखना तो लिखिए डायरेक्ट, या कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। ये कोशिका ये अच्छा इतना लिखो, इतना भी लिख दो, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका द्रव में होता है, इतना तो लिख सकते हैं, चल जाएगा यार, नंबर मिल जाएगा, है ना। इसका आखिरी उत्पाद CO2 और जल है। इसका आखिरी उत्पाद क्या है, लैक्टिक अम्ल है या तो इथेनॉल है। आपने पढ़ा ना, इथेनॉल में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन में आखिर में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है। इसमें ATP ऊर्जा के 38 अणु बनते हैं, ATP ऊर्जा के 2 ही अणु बनते हैं, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होता है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत कम होता है। अगर ATP याद नहीं रहे ना इतना 38 2 तो ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा हो रहा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। चलिए भाई साहब, अब देखिए यहाँ पे इसमें ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक, अरे भाई वही हो गया। चलो, ऊर्जा की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है, इसमें कम होती है, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल क्या था, इसके आगे एक और बात था ना कि कुछ जीवों का नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन तो जानवे करते हैं, जीव जंतु में होता है ना, पेड़ पौधे में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन किसमें होता है, ये नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिए जीवों के नाम जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, जैसे कौन है, फीता कृमि जीव है, गोल कृमि, बैक्टीरिया, ईस्ट, इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि बिना ऑक्सीजन का भी क्रिया ये कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। आ जाओ बाबू, नेक्स्ट है श्वसन और स्वच्छवास में क्या अंतर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट, श्वसन और स्वच्छवास, है ना, बहुत बार पूछा, छप जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो बात को और एब्जॉर्व करो बात को, अब हो सके तो लिख लो, नहीं होता तो। और अगर हमरे जैसा आपको बोल के याद करना है ना, तो हम 2-3 बार लेक्चर देखो और उसको लिखो, और लिख कर खुद भी बोलो, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए यह क्रिया कोशिका में होता है, कोशिका के भीतर में होता है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है, ये दोनों देखो अंतर। दहन में अलग था, दहन तो पूरे ही अलग था, दहन कुछ अलग ही चीज़ है और श्वसन अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, श्वसन स्वच्छवास अलग है, श्वसन अलग है। यह किस क्रिया कोशिका के भीतर होता है, श्वसन कहाँ होता है, अंदर में होता है, और ये क्या होता है, कोशिकाओं के बाहर होता है, ठीक है ना। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। 2 ही अंतर बोला, तो 2 ही अंतर यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दिया हूँ, ठीक है ना, काफ़ी है। 2 नंबर का 2 अंतर तो बहुत काफ़ी है। देखो 2 नंबर का सवाल आता है ना, तो आप 2 ही अंतर लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा, कोई बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देख लीजिए सवाल यहाँ पे, लसिका क्या होता है जी, इसके कार्यों का वर्णन करें। देखिए लसिका श्वेत संवहनी उत्तक है, कैसा उत्तक है, संवहनी उत्तक है, ठीक है ना। श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा लाल रक्त प्लाज्मा को सम्मिलित रूप से लसिका का उत्तक का द्रव कहलाता है। क्या, श्वेत रक्त यानी कि RBC, WBC तथा रक्त प्लाज्मा, WBC और प्लाज्मा, ये दोनों जब मिलता है तब बनता है लसिका। क्या, WBC और क्या बनेगा, प्लाज्मा, WBC प्लाज्मा मिलेगा तो क्या बनेगा, लसिका बनेगा। तो लसिका का डिफिनेशन हो गया। कार्य आइए जानते हैं, कार्य, लसिका कार्य क्या है। देखिए लसिका के क्या कार्य है, इसके द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ तथा हार्मोन का विसरण होता है। कौन, लसिका क्या काम करता है, जो लसिका है, लसिका के माध्यम से ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ और हार्मोन का क्या होता है, परिवहन, विसरण होता है, मतलब सब जगह जाता है। कोशिकाओं में उपापचयी क्रिया के कारण, मतलब उपापचयी मतलब डाइजेशन, उपापचयी क्रियाओं के कारण बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल अपशिष्टों का भी विसरण होता है। अब जो भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, है ना, जल बन गया, वेस्ट पदार्थ बन गया, तो उसको भी विसरण होता है, उसको जो है शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो वो कुछ जहाँ तक लसिका का काम है वहाँ तक वो करता है, ठीक है ना। यह वसीय भोज्य पदार्थों को आंत से सीरिये रक्त में पहुँचाता है, मतलब आंतड़ी से जो वसा वाला पदार्थ है ना, तो आंत से सीरिये रक्त कोशिका में पहुँचता है। सीरिये मतलब सीरिये रक्त, धमनी सिरा पड़ा ना, वही वाला सीरिये रक्त में पहुँचाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 अगर 2 ही लिखे हुए तो काफ़ी है। वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में क्या अंतर है, आइए देखिए सवाल है। देखिए वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में जल का वायवीय भागों से वाष्पन के रूप में निकलना, वाष्पोत्सर्जन होता है। वायवीय भाग मतलब जिससे पेड़ पौधा शोषण करते हैं। तो पौधों में जल का वायवीय भाग, पौधों में जो जल है तो जो वायवीय भाग है जिससे शोषण करता है उससे जल बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे क्या, वाष्पोत्सर्जन। समझाया? पौधों में जल वायवीय भागों से जिससे शोषण करता है उसी पार्ट से जल का बाहर निकलना या जल वाष्प का बाहर निकलना। वाष्प इसलिए लगा हुआ क्योंकि जल जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और यहाँ पे स्थानांतरण क्या है कि पौधों में जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों का एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन स्थानांतरण। स्थानांतरण जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन यहाँ पे स्थानांतरण हमको डालना है पौधों के बारे में कि पौधा में जल हो गया, खनिज लवण हो गया, पदार्थ एक भाग से दूसरे भाग में जाता है तो स्थानांतरण कहलाता है। पौधे के अंदर में, जैसे मान लीजिए पौधा, मान लीजिए मैं पौधा हूँ तो जब पैर के नीचे यानी कि जड़ से लिया पानी ऊपर तक पहुंचा दिया तो पानी नीचे से ऊपर गया तो क्या हो रहा, स्थानांतरण हो रहा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या हो रहा, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन हो रहा, मतलब समझ रहे ना, बाहर निकलना। अब हमारे बॉडी में, पेड़ पौधा के बॉडी में जो भी जल है तो वो जैसे पत्तियां से शोषण करती है ना, तो पत्तियों में जो छिद्र है, रंध्र है, उसके माध्यम से क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो अभी तो अंतर यही हो गया, डिफिनेशन अंतर हो गया। और एक और देख लीजिए, यह एक शारीरिक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कासन, एक निश्चित मात्रा में, मतलब ऐसा नहीं कि हम निकाल रहा नहीं, जितना निश्चित मात्रा में निकालता है। यह फ्लोएम वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। ये क्या होता है, ये फ्लोएम के द्वारा, यानी कि जो स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए आगे है, रक्त के 2 कार्य लिखे। 2 कार्य मैंने यहाँ पे 4 कार्य डाल दिया है, आपको 2 कार्य जो भी याद रहे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रक्त के 2 कार्य कौन है, या शर्करा अमीनो, पहले है पोषक पदार्थों का परिवहन, जो हम खाते हैं, जो भोजन खाते हैं इसमें जो पोषक पदार्थ है, प्रोटीन, वसा, विटामिन है ना, कार्बोहाइड्रेट, इन सबों को क्या करता है, परिवहन करता है। तो देखो कार्य बोला ना तो आप एक लाइन लिख दीजिए चलेगा, है ना, नहीं भी लिखिएगा ना, अगर डायरेक्ट खाली पोषक पदार्थों का परिवहन लिख दीजिएगा डायरेक्ट। अगर ऐसे लिखिएगा तो अगर 2 नंबर का सवाल है तो नॉर्मल से लिख दीजिएगा ऐसे। रक्त के निम्नलिखित कार्य है, पहला यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन के परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है ना, जल का परिवहन करता है। तो मैंने एक लाइन डाल दिया कि शर्करा है यानी कि जो हम खाएं कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, अमीनो अम्ल, खनिज तथा विटामिन का परिवहन शरीर के अनेक भागों में करता है। एक मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑक्सीजन रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ जो है फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। हम जब सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन मिलता है ना, ऑक्सीजन के साथ, और फेफड़ों के से होते हुए जो है पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, जब शोषण हो जाता है तो CO2 जो गैस बनता है फिर वो ब्लड से मिलता है और फिर जो क्या फेफड़ों में फिर पहुंचता है, फिर CO2 फेफड़ा में पहुंचता है, तब जाके नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जल का परिवहन, हार्मोन का परिवहन भी करता है। चलो हार्मोन का परिवहन, या अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन का रक्त स्राव से अनेक भागों में पहुंचता है, यानी कि ब्लड के माध्यम से हार्मोन, अंतःस्रावी से जो निकलता है हार्मोन ब्लड के माध्यम से वो हर जगह जो है जहाँ जहाँ हार्मोन की आवश्यकता वहाँ पहुँचाया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखें, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 घटक के नाम लिखे। परिवहन तंत्र मतलब जैसे कि जिससे बॉडी के अंदर ब्लड का परिवहन हो रहा है या तो ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, तो कौन कौन हो गया, हृदय है, रुधिर वाहिनियाँ हैं और लसिका, ये 3 हो गया, ठीक है ना। इसके काम जानते हैं, काम बोला ना, काम बोला गया, घटकों के कार्य लिखे। अच्छा 2 ही घटक के कार्य लिखे, तो 2 घटक हो गया ना, 3 घटक मैंने लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हृदय आपको 2 ही लिखने एग्जाम में, मैं यहाँ पे 3 दिखा रहा हूँ। हृदय का काम क्या है, हृदय पेशी द्वारा निर्मित संकुचनशील संरचना है जो पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने तथा वापस प्राप्त करने का काम करता है। अगर आपको ये वाला लाइन याद नहीं होता तो छोड़ो इसको, है ना। आप बताओ हृदय का काम क्या करता है। हृदय जो है पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का और फिर वहां से वापस लाने का काम करता है। कौन, हृदय काम करता है। फिर क्या है, रक्त वाहिनियां, तो रक्त वाहिनियां धमनी है, शिरा है, रुधिर कोशिका, तीनों है, तो यहाँ पे लिख दिया। या शुद्ध रक्त, धमनी का काम करता है, शुद्ध रक्त जो है हृदय से लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। हृदय से लिया, इधर है ना, इधर है
तो यहाँ से जो हृदय से रक्त, शुद्ध रक्त प्राप्त होता है और वो जो शुद्ध रक्त पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। शीरा का काम क्या है? शीरा का काम जैसे कहीं पे पूरा बॉडी में कहीं पे रक्त बेकार हो गया, वेस्ट हो गया, अब शिराएं रक्त को लाएगा, कहाँ लाएगा? या अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों, मतलब अनेक अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। और रुधिर कोशिका क्या काम करता है? रुधिर कोशिकाएं द्वारा उत्तकों एवं रुधिर के बीच पदार्थों का आदान प्रदान विसरण माध्यम से होता है। कौन माध्यम से होता है? विसरण माध्यम से होता है। चलो भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है ये देख लीजिए। देखो मैं नॉर्मल सा अगर इसको बता दूं तो आप समझ जाइएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, जैसे ही मिला ना वही हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो क्या करता है? वही ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिला, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे जाएगा बॉडी में? हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो पूरा बॉडी में कैसे पहुंचेगा? तो जाहिर सी बात है ब्लड में मिलेगा, तो ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा जहां जहां कोशिकाओं की आवश्यकता है, उसको बोला गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जहां पे पहुंचा है ना, वहां पे शोषण हुआ, उसको एनर्जी मिला, अब CO2 गैस फिर हीमोग्लोबिन ले लिया। तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, तथा रक्त परिवहन तंत्र द्वारा अब क्या किया? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया। ब्लड के माध्यम से, ब्लड जो परिवहन तंत्र है उसके माध्यम से पूरे भाग में पहुंचा दिया। देखिए शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब जैसे जहाँ जहाँ पे जाना है, मान लीजिए यहाँ पे हमको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी है ना, तब ना ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी कोशिका नहीं रहेगा तो ऐसे कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जा रहा है, तो कोशिका में गया, जैसे गया तो ब्लड बोला भाई तू जा, अब तेरा काम हो गया, हमारा काम हो गया, हम पहुँचा दिए, तू जा। अब कोशिका को मिल जाता है क्या? ऑक्सीजन। अब वहाँ पे एनर्जी मिलता है, उसको एनर्जी मिलता है, फिर वहाँ CO2 आता है, फिर वहीं पे खड़ा रहता है हीमोग्लोबिन। भाई CO2 आया, लिया, फिर वापस लेकर आया, ठीक है ना। तो ये काम करते रहता है। तो ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर, किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से। कोशिकाओं में ऑक्सीजन विसरण के माध्यम पहुंचता है और कोशिका में श्वसन भाग में ले जाता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। समझ में आ गया कि हम जो श्वसन करते हैं, श्वसन जो है अब ब्लड के साथ मिल जाता है और मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इसका कार्य के भी चर्चा कर दीजिए कि वो जो है ब्लड रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा रक्त के माध्यम से, अगर नहीं आता लेकिन ऐसे लिखो रक्त के माध्यम से, और कहाँ पहुँचाता है? हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन कोशिकाओं में तक पहुँचाता है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो कोशिका क्या कर, जैसे ही पहुँचाता है वहाँ पे हीमोग्लोबिन से वो रक्त जो अलग हो जाता है। अब वो रक्त जो है विसरण के माध्यम से कोशिका के बॉडी में जाता है और बॉडी में जाता है तो उसको एनर्जी मिलता है ना, श्वसन होता है, श्वसन भाग में पहुंचता है। यही काम को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो भाई साहब, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जाइलम या जल द्वारा घुलित पदार्थों का लवण, घुलित पदार्थ खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम पानी का, जल का परिवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। तो जाइलम जल का स्थानांतरण करता है और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, ठीक है। इसमें जल तथा खनिज लवणों के परिवहन एक दिशा में होता है। हाँ, जाइलम में एक दिशा में पानी लिया, यहाँ से एक दिशा में जा रहा, ऊपर ऊपर तो ऊपर, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, चाहे यहाँ पे आ जाए चाहे यहाँ पे जाए। लेकिन फ्लोएम में क्या है भाई? फ्लोएम में पत्तियाँ यहाँ भी है, पत्ती यहाँ पे भी है ना, पत्तियाँ यहाँ भी, पत्तियाँ यहाँ भी, पत्ती, हर जगह खाना बन रहा, हर जगह खाना बन रहा। आप जो है पत्तियाँ या तो इसको भी दे रहा है, ये इसको भी दे रहा है, ये इसको भी दे रहा है, हर जगह ऊपर नीचे सब जा रहा। तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण द्विदिशीय पथ में होता है, मतलब ऊपर नीचे सब होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है भोजन की वहाँ तक पत्ती है। देखो कितना ये मतलब एक ईमानदारी कितना है यार। देखो मतलब बोला गया पत्ती, इतना सारा पत्ती है, मतलब हर पत्ती रसोई घर है, खाना बना, अब जिसको जहाँ पे जरूरत पड़ा वहाँ पे दे दिया, भेदभाव नहीं किया है। तो हम लोग भेदभाव करते हैं ना। पत्ती देखो, पेड़ पौधे कितना मस्त है यार, मगन है। हाँ, आगे इसमें उत्तक वाहिकाएं एवं वाहिनियाँ पाई जाती है ना। इसमें जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। देखो किसमें पाई जा रही चालनी नलिकाएं? फ्लोएम में। सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से निकल के आता है भाई साहब। तो आपको बोलते आ रहे पहले से कि सब्जेक्टिव पे फोकस करो जल्दी से। ऑब्जेक्टिव तो खैर उनको बोलते हैं ना जिसको कुछ नहीं याद पढ़ना है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लेगा ही बहाना से। और आपको हम बोलते हैं कि भाई सब्जेक्टिव पे पढ़ो। देखो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है?
सारा सवाल ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से निकल करके आता है जी। आगे देखिए, पादप में जल और खनिज का वहन कैसे होता है बताइए। पौधों में पानी या खनिज का परिवहन कैसे होता है, वही जाइलम फोलम का जिक्र कर देना है। पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन जाइलम तथा उत्तक द्वारा एक दिशा में होता है। तो जल और खनिज लवण है, मतलब खाद्य पदार्थ के बारे में नहीं बोलाया गया। तो अब यहाँ पे जल खनिज लवण के बारे में, जल खनिज लवण के बारे में बताना है, खाद्य पदार्थ के बारे में नहीं बताना है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा एक दिशा में होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वाहिकाएं एवं वाहिनियां पाई जाती है। लो जो अंतर में जो पढ़े वही बात यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, वाहिकाएं और वाहिनियां पाई जाती है। वाहिकाएं लंबी तथा बेलनाकार होती है, लंबी लंबी टाइप का होता है वाहिकाएं। आपने फिगर देखा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा तो फिगर आपने देखा होगा, है ना। बेलनाकार होती है तथा यह एक के ऊपर लगी रहती है, मतलब एक यहाँ पे है तो अब एक यहाँ पे ऐसे लगा रहता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। इसमें कोशिकाओं के बीच भित्ति घुल जाने के कारण जल का एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे सब भित्ति एक दूसरे मिल गया, यहाँ पे पानी पहुंचा, फिर इसको पहुंचा, ये इसको दिया, एक दूसरे को देते रहता है। इस प्रकार खनिज लवण जल ऊपर जो है पहुँचते रहता है, परिवहन होते रहता है, ठीक है ना। मतलब समझो पेड़ पौधा पानी लिया और यहाँ पे जो वाहिकाएं वाहिनियाँ जो है एक दूसरे क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ है, तो एक दूसरे से लिया, लेते ऊपर तक पहुँचा दिया, है ना। जल का परिवहन इसी तरह होता है और एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है पता है, गैस का आदान प्रदान तो हम जानते हैं। पत्ती है, पत्ती में रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा अंदर माध्यम से गैस जाता है और फिर बाहर भी निकलता है उसी के माध्यम से। देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र समझो वो गेट है उसका, है दरवाजा है ना। रंध्र इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, है ना, गेट है, दरवाजा है, तो रंध्र के द्वारा होता है। उनके CO2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्या होता है उनमें होता है, उनमें क्या होता है, उनमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन किस माध्यम से होता है, आदान प्रदान जो होता है विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ओके। जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं में निर्भर करता है। अब देखो डिपेंड करता है कि किस पर कैसा पर्यावरण में है ना जी, किस दिशा में है, पर्यावरण कैसा है, जैसा आवश्यकता है वैसा वो लेता है। पेड़ पौधों को क्या चाहिए, जितना चाहिए उतना लेता है वो ना। अगर पर्यावरण एकदम पूरा साफ सुथरा है तो पेड़ पौधों को उतनी आवश्यकता पड़ेगा, है ना। अगर पर्यावरण ज़्यादा खतरनाक है, खराब है, तो पेड़ पौधों को उसी टाइप से आवश्यकता पड़ेगा। तो डिपेंड करता है पर्यावरण पे भी। धमनी और सिरम में अंतर बताइए, आइए जानते हैं धमनी सिरम क्या होता है। तो हम लोग आगे तो पढ़ा, धमनी धम 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 करके जो है एकदम रियल वाला एकदम शुद्ध ब्लड जो है पहुँचाया पूरा बॉडी में, और सिरा जो है पूरा बॉडी से बेकार का खून जमा किया और ला के फिर वापस शुद्ध करने के लिए दे देता है। अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त को बनाने के लिए दिया जाता है। देखिए ये रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, कौन, धमनी, हृदय से विभिन्न अंगों तक, और ये विभिन्न अंगों से लेकर हृदय तक फिर लेकर आता है। उल्टा काम, ये हृदय से ले जा रहा है उधर और ऊपर से नीचे से ऊपर ला रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर ला रहा है। धमनियों में रक्त झटके के साथ अंगों की ओर बहता है, झटका के साथ। हम आप देखना ब्लड आप छुए देखिए तो जो धक 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 कर रहा है, ये ब्लड जाता है, ठीक है ना। और रक्त में बहाव जो होता है धीरे धीरे होता है। सिरा में वेस्ट, देखो अब सिंपल समझो, धमनी में शुद्ध रक्त है, एकदम प्योर फिट एकदम है, एकदम दौड़ चला गया ना, और ये क्या है, मर गया, अशुद्ध हो गया, आराम से ऐसे करके जा रहा है, आप डगमग करके जा रहा है। अब जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर भी दौड़ने लगेगा, मतलब एनर्जी खत्म है, ये तो नॉर्मल सी बात है। धमनियों में अक्सर ऑक्सीजन युक्त होता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ऐसे मारने वाला गैस है कि नहीं। धमनी में ऑक्सीजन एकदम एनर्जी भरा हुआ है, एकदम दौड़ चल गया। और सुस्त क्यों है पता चल गया ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ऐसी खतरनाक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो तो ऐसी जान मार देगा। तो ऐसी ढोक चला था उसी द्वारा, फिर श्वसन इसी से रिलेटेड है। आगे है, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और लचीली भी होती है, मोटी भी है लचीली भी है, और सिराओं की दीवारें पतली एवं कम लचीली। ये मोटी है और लचीली भी है, और ये पतली है लेकिन लचीली भी नहीं, उल्टा है, पतली होकर लचीली नहीं, मतलब सख्त है क्या कम लचीली है। या गहराई में उपस्थित होते हैं या ऊपरी सतह में उपस्थित होता है, ऊपरी सतह में, और ये गहराई में होता है। तो 2 नंबर का सवाल आएगा तो 2 आंसर 2 से 3 लिख दीजिए, अंतर काफ़ी है, 2 नंबर काटने का किसी की हिम्मत नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ाते हैं जी। उत्सर्जन क्या होता है भाई, हम जानते हैं, हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है। देखिए सजीवों के शरीर में भोजन पचने के बाद, चाहे भोजन ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो,
है ना, वो जो है अपशिष्ट पदार्थों का, बेकार अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो काम होता है उसी काम को बोलते हैं उत्सर्जन। यानी कि हम जो भोजन करते हैं, ऐसे आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, हम ऐसे लिखे ना सजीवों के शरीर में, आप लिखिएगा अगर ज़्यादा है तो ये मानव जो इंसान या हम जो भोजन करते हैं, या सजीव लिखिएगा तो सारा सजीव आ जाएगा। सजीव जो भोजन करते हैं तो उसके द्वारा भोजन करने के बाद जो पचने के बाद उसके शरीर में ठोस द्रव्य गैस जो भी पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों, बेकार पदार्थों, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो काम होता है उसी को बोलते हैं क्या, उत्सर्जन कहते हैं। अब कुछ पदार्थ का नाम बोला गया तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल, ये सब हो गया उत्सर्जित पदार्थ। इसके अलावा और बहुत सारा नॉर्मल सभी है, पसीना है ना, मूलमूत्र है, मलमूत्र है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है बताओ भाई। तंत्रिका तंत्र, इसका तो कार्य बहुत ज़्यादा, या तंत्रिका तंत्र बॉडी में नहीं रहेगा तो आज हम इतना देर खड़े होकर बोल नहीं पाएंगे ना, हमारे अंदर जज्बा नहीं आ पाएगा, है ना, हम आपके दुख को दुख नहीं समझ पाएंगे, सुख को सुख नहीं समझ पाएंगे, है ना, खुशी को खुशी नहीं समझ पाएंगे। आप जो लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो ये जो खुश होते हैं सब इसी का देन है। आज इतना खड़ा है, बोल रहे हैं इतना, सब इसी का देन है, लिख रहे हैं इसी का देन, तंत्रिका तंत्र है। नहीं तो फिर अगर ये ना होता तो फिर दिमाग को ऑर्डर कौन देता, हम लिख रहे हैं ना तो ये हाथ ऐसे चल रहा है, दिमाग को ऑर्डर, तंत्रिका तंत्र ऑर्डर दे रहा है। तंत्रिका तंत्र ब्लड से जुड़ा हुआ बॉडी, ब्रेन से, है ना। अब ब्रेनमा जो है क्या कर रहा है, इसको ऑर्डर दे रहा है, जाओ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, है ना। मुंह से अच्छा लफ्ज़ बोलते हैं तो वो भी अच्छा है, गाली भी को देता है तो भी दिमाग के द्वारा होता है, तो उसका तंत्रिका तंत्र खराब होता है। आपने सुना है अगर किसी का तंत्रिका तंत्र खराब होता है तो मिर्गी का बीमारी होता है, मिर्गी बीमारी। मिर्गी बीमारी मतलब एकदम जिसको तिसको मार देना, पागल की तरह करना, ऐसी मिर्गी बीमारी होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई साहब, या विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना, हमारे बॉडी में अनेक प्रकार की संवेदना होता है, जैसे उद्दीपन, चुट्टी काटा, कैसे चुट्टी काट ले, कौन काटा रे, अच्छा, हाथ पे ऐसे लगाया तो हाथ से पकड़ में वो ये है फलानुमा है, अच्छा हाँ ये है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अगर बॉडी में कोई चुट्टी काटा, कांटा भोंका तो भी पता चल जाता है कि चुट्टी काटा ये कांटा भोंका, है ना, ये पता चलता है। भूख, प्यास, रोग, है ना, नफरत, मोहब्बत, सब इसी का मतलब एहसास दिलाता है, सब ग्रहण करता है, ये सब ग्रहण करता है, ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक करता है। बाहरी संवेदना तो आंतरिक संवेदना तो होवे करता, अंदर में भूख लग रहा, प्यास लग रहा, इमोशन आ रहा, ठीक है ना। उसके बाद जो है बाहरी संवेदना ग्रहण करता है, जैसे हम देखें अरे ये मेरा दोस्त है, पहचान कैसे लिए, यही तो हाथ के गर्म है, ये कैसे पहचान लिया हाथ, तो हाथ में है तंत्रिका कोशिका। अब ब्रेन को खबर चला गया, अरे भाई, तो ब्रेन बोला अरे तुम चलना शुरू हो गया, है ना। ठंडा लगता, ठंडा सूंघते, ओह कितना खराब गैस, ओहो क्या खुशबू है यार, ये खुशबू जा रहा तो आपको पता कैसे चल रहा, तो हमारे बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र है जो दिमाग से कनेक्ट होया हुआ है और दिमाग के पास ले जाता है इन्फॉर्मेशन, ये खुशबू है जी, तो दिमाग बोलता ठीक है तो मजे लो, बदबू है छी तो ऐसे ये दिमाग से कनेक्ट होया हुआ है, ठीक है ना। या आंतरिक तथा बाह्य संवेदनाओं की प्रतिक्रिया के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को प्रेरित करता है। भाई आंतरिक काम और बाहरी काम को शरीर को विभिन्न अंगों को प्रेरित करते रहता है, कैसे भाई। अच्छा, अचानक आपने देखा होगा गाड़ी चलाते जा, मार्केट में अक्सर देखो गाड़ी चलाते जा रहे, अब बीच में कोई आ गया ठोक दिया, तब मुंह से क्या निकलता है तो तुम ही जानते होगे, पूरा हमेशा उसमें भद्दा वर्ड ही निकलता है, पता नहीं क्यों। अच्छा चलो, आपको आप अगर खड़े हो ना, आपको बिना वजह कोई एक चाटा मार दिया तो क्या करोगे आप भी मार दोगे, क्योंकि ये एकदम ऑर्डर है कि बाहरी प्रतिक्रिया कर लेता है ना, तुरंत काटा, चुट्टी, ये कौन काटा, ये हाथ एकदम वहीं पे गया। अगर मेरे बॉडी में, हम तो इधर आंख उधर है नहीं ना, लेकिन कहीं पे काटा तो कहीं पे चुट्टी कटा, कहीं पे लगा तो मेरा हाथ जो एकदम वहीं पे जाएगा जहाँ पे कटा है। तो ये रिएक्शन करता है, बाहरी और आंतरिक दोनों संवेदना को क्या करता है, रिएक्शन करता है। चलो भाई, तो इतना सारा 2 काम लिख दीजिए, काफ़ी है। तंत्रिका तंत्र उत्तक कैसे करेगा, तो लोग काम कैसे करता है बताओ। यहाँ पे तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को ग्रहण करता है, जो भी काम हो रहा है ना, खुशी, भूख, प्यास, मार खा रहा, देख रहे हो गोरा काला, इस जो भी कुछ आ रहा दिमाग में, जो खबर मालूम हो रहा है, जैसे आप हमको देख रहे, कैसे पहचाने आप हमको, है ना। तो आंख के माध्यम से, आंख के कोशिका तंत्र कनेक्ट हो गया ब्रेन से, ब्रेन पहचान ले, और ये आदमी, तो अब बार बार इन्फॉर्मेशन देगा, ये तो पहचाना हुआ आदमी है, ये तो आपका टीचर है, ये ऑनलाइन सोल्यूशन वाले अशफाक सर हैं,
तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ जाता है, इन सूचना जो है ग्रहण करता है और क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है ताकि क्रिया हो सके, पूरा शरीर में भेजता है। और संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है। मोबाइल में आया, इंस्टाग्राम में रील्स है, चल लाइक करो। अब लाइक करने कौन बोला आपको, अच्छा लगा, दिमाग को गया, अच्छा लगा लाइक करो। हाथ को ऑर्डर दे दिया ना, प्रेरित कर दिया, अपना पेशियां आकार बदल दिए। देखो ना, ये था ऐसे, ऐसे था, ऐसे कर दिया, है ना, ये लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट कर दिए, ठीक है ना। फिर इससे भी छोटी छोटी हो जाती है। क्या होता है, इसमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, जो ये प्रोटीन पेशियों के आकारों को बदल सकते हैं तथा तंत्रिकाओं से प्राप्त होने वाली विद्युत आवेग के अनुसार उनके अनुक्रिया उत्पन्न करती है। तो जो भी काम हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तंत्रिका कोशिका के द्वारा, वो पेशी तक पहुंचता है। पेशी अपना आकार बदलती है, बदलने के बाद जो है उसमें जो आवेग जाता है, वो आवेग क्या करता है, एक्चुअली उसमें एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के माध्यम से हम रिएक्शन कर पाते हैं किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो ये काम आपको लिखना है जी। आगे है पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की ओर मुड़ जाना, प्रकाश अनुवर्तन। देखिए, पौधों के तने का ऊपरी भाग तथा पत्तियों प्रकाश की दिशा में गति करता है। तना देखिए, हमेशा तना जो प्रकाश की ओर बढ़ेगा, पत्ती भी उधर ही बढ़ेगा। और पौधों की यह गति प्रकाश अनुवर्तन होता है, यानी कि पौधों की जो तना है, पत्तियां हैं, प्रकाश की ओर ही मुड़ता है। तो वो जो गति हो रहा है ना, उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाता है ना। देखिए, अगर पौधा अगर है यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया, एगो छिद्र यहाँ पे खोल दिया, एगो छिद्र हम खोल दिए, ठीक है ना। चलिए, एक छिद्र हम यहाँ पे खोल दिए, पौधा यहाँ पे, तो इसका जो डाल ही जो निकलेगा ना, इधर ही जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है, इधर ही डाली जाएगा, इधर डाली जाएगा, लगेगा वाह यहीं पे है ना, तो इसको लगेगा हाँ। तो ये बोला, जिसके कारण या उसकी ओर मुड़ जाता है। प्रकाश अनुवर्तन गतियाँ अक्सर ऑक्सीजन हार्मोन की उपस्थिति का कारण होता है या कमी के कारण होती है। तो ऑक्सीजन हार्मोन अधिक या कमी के कारण अक्सर जो है ये गतियाँ होती है। ऑक्सीजन हार्मोन तो पता ही, वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया, अब इसको नहीं भी लिख सकते हैं, केवल लाइन इतना लिखेगा चलेगा, ठीक है ना। क्या होता है, दो पादप हार्मोन का नाम लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई है। पादप हार्मोन का नाम लिखिए और उनका कार्य लिखिए। पादप हार्मोन का नाम लिख लीजिए, ऑक्सीजन और जिबरेलिन, दोनों काम वही है। या पौधे में कोशिका विभाजन तथा कोशिकीय दीर्घन में भाग लेता है, यानी कि वृद्धि का काम करता है ना। या तना की वृद्धि में सहायक होता है, फलों एवं फूलों को उत्पादन में भी सहायक होता है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं इथिलीन, या पौधों को पकाने में, फलों को पकाने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड लिख सकते हैं, या वृद्धि रोधक हार्मोन है, पौधों को वृद्धि होने से रोकता है ना, पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन भी लिख सकते हैं, साइटोकाइनिन भी कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन में काम करता है, मतलब वृद्धि में काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दो डाला। आप जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, हम जो हमारे बॉडी में जो केमिकल हो रहा, कंट्रीब्यूशन हो रहा, समन्वय है ना, कोऑर्डिनेट जो बन रहा, कैसे हो रहा। देखिए, जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायनों को उत्पन्न करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि है ना, पैंक्रियाज क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि है ना, और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो क्या करता है, एक रसायनों का उत्पन्न करता है। अब अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखाया जा रहा, आप कुछ भी बता सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल अधिवृक्क दिखाएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। क्या एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, क्या एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन निकलता है। ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है, इसी को बोला गया एड्रिनल ग्रंथि, नाम हिंदी में लिख दिया, कन्फ्यूजन होना नहीं रहो। एड्रीनलिन हार्मोन है, कहाँ से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से। तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रीनलिन हार्मोन सीधा रक्त में निकलता है और कहाँ जाता है, पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच जाता है। उत्तक आप अपने लिए आवश्यक हार्मोन को पहचान कर उसका उपयोग कर बाहरी भीतरी स्तर पर करते हैं। इन्हीं कार्यों को करने वाले अंगों से समन्वय कार्य हार्मोन का अपना प्रभाव दिखाते हैं। मतलब जो भी हार्मोन बॉडी में निकलता है तो जहाँ जहाँ पूरे शरीर में जाता है, लेकिन अब उत्तक को कौन सा हार्मोन चाहिए वही लेगा। इंसान नहीं है ना, हमको दे दो रे, हमको सोना भी दे दो, चांदी भी दे दो, हमको डायमंड भी दे दो, हीरो भी दे दो, सब दे दो, लेकिन बॉडी में क्या है, उत्तक जो चाहिए वही लेगा, बाकी जाइए दूसरा जगह जाइए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, बॉडी में जितना जगह जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यही होता है जी। आगे मधुमेह से आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मधुमेह के बारे में जानेंगे। देखिए, मधुमेह बीमारी है जी, जिसको बोलते हैं क्या, डायबिटीज। मधुमेह अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है ना, जानते हैं। अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है।
इंसुलिन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल करता है। यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह बीमारी हो जाता है ना। इस रोग के उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। हो गया सिंपल सा। मतलब हमको 2 नंबर कैसे प्राप्त करना है, अगर हम एक ही लाइन लिख देंगे मधुमेह से आप क्या समझते हैं, तो समझने के बारे में पूरा लिखिएगा कि हमारे बॉडी में अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन करता है। या शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर कमी हो जाएगा शरीर में इंसुलिन की कमी, तो हो जाएगा डायबिटीज बीमारी। और इसको दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ बाहर से। अगर शरीर में नहीं बन रहा तो बाहर से इंजेक्शन लगेगा, और क्या है ना। डॉक्टर साहब आएंगे और इंजेक्शन देंगे, तब आपके बॉडी में आ जाएगा एनर्जी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बहुत बार सवाल पूछा गया, एकदम काफ़ी लाजवाब सवाल है जी, है ना जी। चलिए देखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा गलगंड नामक बीमारी होती है। थायराइड ग्रंथि से होता क्या, कैसे होता है, लिख दिया गलगंड या थायराइड बीमारी को, गलगंड या घेंघा रोग होता है। अब बोलो कैसे होता है। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, मतलब निकलने, स्रावित मतलब निकलना, अगर नहीं स्रावित याद है तो बोलो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। कौन हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कि संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। अगर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा, और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर थायरॉक्सिन हार्मोन को अगर क्या बोलते हैं क्रिया के लायक बनाना है, समझो संश्लेषण करना है, तो उसके लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। सवाल बोलता है थायरॉक्सिन हार्मोन को संश्लेषण में किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता। अब क्या करता है, या शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रण करता है। कौन करता है ये सब, देखो कार्बोहाइड्रेट को भी करता है, वसा को भी करता है, प्रोटीन कंट्रोल करता है। जब मनुष्य में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण की गति बहुत धीमी हो जाती है या बढ़ जाती है, या तो धीमी हो जाएगी या बढ़ जाएगी। अब अगर इसके कारण घेंघा बीमारी हो जाएगा, चाहे गलगंड बीमारी हो जाएगा, चाहे ग्वाइटर बीमारी हो जाएगा। ग्वाइटर को ही गलगंड कहते हैं जी, ठीक है। चलिए आगे समझ में। आगे सवाल है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया समझते हैं ना, सांस ले रहे हैं, छींक आ रहा है ना, ये हो गया। देखिए मस्तिष्क मस्तिष्क क्या है, सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है। किसको, मस्तिष्क किसको करता है, सिर, गर्दन और धड़ की गति को। सिर हो गया है ना, गर्दन हो गया और धड़ तो पूरे है ना ये, है ना, यहाँ इसके बाद तो पूरा धड़ हो गया, कंट्रोल करता है। या नेत्र पेशियों की गति, हमारे आंख में जो पेशियां गति, पुतली के आकार में परिवर्तन करता है, और नेत्र लेंस आकार में परिवर्तन को भी नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे आंखों को भी कंट्रोल कौन करता है। अब सवाल आ गया मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब अपने आप जो बॉडी में काम हो रहा वही प्रतिवर्ती क्रिया भाई साहब। तो हम देखते हैं दूर, देखते हैं दूर चला गया फोकस, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये ऑटोमेटिक काम होता रहा है। इसको कंट्रोल कौन करता है, प्रतिवर्ती क्रिया जो है मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क में ही तो होता है ना। मस्तिष्क के बारे में बोला कि मस्तिष्क कैसे कंट्रोल करता है प्रतिवर्ती क्रिया को, ये बोला गया। भूमिका क्या है प्रतिवर्ती क्रिया में, मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसके दिमाग क्या काम कर रहा है, तो ये बताना है, ये काम करता है। अब क्या कर, इसके अलावा मस्तिष्क मेडुला ऑब्लिगेटा भाग, हृदय स्पंदन, सांस लेना, रक्त दाब, पसीना, खांसना, छींकना, जो भी है ना, छींकना, वमन को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा मस्तिष्क का और भी काम है भाई, हम खुशी, नफरत, है ना, दुख, दर्द, सब जो है काम कर रहा कौन, मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है ये सब। तो ये हो गया हृदय धड़कन, स्पंदन, सांस लेना, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, खांसना, छींकना, ये सब जो है प्रतिवर्ती क्रिया है, इसको सबको कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क करता है, ठीक है। परागन किसे कहते हैं, परागन। देखिए परागकणों का परागकोश से स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागन कहलाता है। समझना है, चलो। परागन एक काम है, क्रिया है। हमने पढ़ा पादप में एक नर पुष्प में होता है, एक मादा पुष्प होता है, नर फूल मादा पुष्प। तो नर जो फूल होता है उसमें पाया था परागकोश, क्या, परागकोश, और परागकोश में पाया था परागकण, छोटा छोटा बीज होता है, और वो अब बगल में होता है स्त्री फूल, है ना, मादा फूल। और मादा फूल में जहाँ इसमें था परागकोश तो उसमें था स्त्री केसर। तो स्त्री केसर, मान लीजिए परागकोश है, स्त्री केसर यहाँ पे, तो यहाँ पे इस परागकोश में परागकण है और स्त्री केसर यहाँ पे है। तो परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे उड़ के जैसे भी इसमें चला गया, अब जो गया उसी को बोला गया परागन। समझ आया, उसी को बोला परागन। परागन, पर परागन किसको कहते हैं, यहाँ बोला पर परागन। देखिए
यदि एक पौधे के पुष्प के परागकणों का प्रकीर्णन दूसरे पौधे के से पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो परागन, जैसे परपोषी पढ़े ना, परपोषी दूसरे पर डिपेंड होता है। तो अगर एक पुष्प का परागकोश का परागन दूसरे पौधे के वर्तिका में पहुंच, दूसरा पौधा में है ना, उसी पौधे में दूसरा पौधे में, तो इसको बोलेंगे पर परागन। ठीक है, अब इसके लिए एक और सवाल मैंने दे दिया, आगे है 100 परागन पर मेरे ख्याल से। पुनर्जनन क्या होता है, देखिए पुनर्जनन क्या होता है, समझ रहे हैं, फिर से देखिए, पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन प्रजनन होता है। ये अलैंगिक में ही ऐसा होता है। हम लोग बोलते हैं हमारा पुनर्जनन होगा, हमारे करुण आए, अरण कब नाम था उसका, करण अर्जुन का, हमारे करण आएंगे, हमारे अर्जुन आएंगे, है ना। तो पुनर्जनन ये सब खाली बहकावा है, लेकिन एक्चुअली में पुनर्जनन होता है अलैंगिक में होता है। ऐसे लैंगिक जनन में पुनर्जनन नहीं होता है, पुनर्जनन अलैंगिक में होता है। इस विधि में जीवों के शरीर का खंडन 2 या 2 से अधिक भागों में हो जाता है। एक जीव है, इस तरह से टूट के अलग भाग बन गया, ये अलग हो गया, अलग हो गया। खंडित भाग फिर से संपूर्ण रचनाओं का विकास कर लेता है तथा नए जीव में बदल जाता है, जैसे स्पायरोगैरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया। जैसे मानते हैं कि हाइड्रा का फिगर यहाँ बनाता हूँ मैं इस तरह से, मुझे पता नहीं इस तरह हाइड्रा में इस प्रकार जो है कली निकलता है ना, कली का निकलता है, कली का निकलता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मुकुलन, बोलते हैं कली का। अब क्या होता है भाई, ये जो है छोटका जो है ना टूट के बड़ा बन जाएगा। अब टूटा, अब फिर एक तो बड़का हाइड्रा बन गया, तो ये बन के फिर एक नया बन गया, नया बन गया, नया, फिर से संपूर्ण जो है संपूर्ण रचनाओं का विकास हो गया। जैसे ये रचना था, अब ये भी नया बन गया, अब एक रोम भी निकलेगा, छोटा छोटा कली का एक रोम भी निकलेगा, सब में निकलेगा। तो यही बोला पुनर्जनन हो रहा, क्या पुनर्जनन हो रहा, अलैंगिक विधि द्वारा होता है। आइए द्विखंडन और बहुखंडन में क्या डिफरेंट है ये देख लेते हैं जी, देख लीजिए। द्विखंडन में जीव 2 या समान संतति का विकास होता है, द्विखंडन में 2 का विकास होता है, बहुखंडन में एक जैसे कई जीव का निर्माण होता है, नाम से बहुखंडन। आइए द्विखंडन में 2 जीव का निर्माण होता है। द्विखंडन में जीव 2 या समान संतति जीव का निर्माण होता है, मतलब बोल सकते हैं द्विखंडन में 2 जीव का निर्माण होता है, और बहुखंडन में 1 से अधिक अनेक प्रकार के अनेक जीवों का निर्माण होता है। इसके चारों ओर रक्षी भित्ति नहीं होती है, इसके चारों ओर रक्षी भित्ति मतलब जो होता है कंट्रोल वाला, रक्षी भित्ति बोलते हैं उसको, सुरक्षित करना। 100 परागन में और पर परागन में क्या था, देखिए वही मैंने बता रहा था यहाँ पे। तो 100 परागन क्या, देखिए 100 परागन समझते हैं ना, खुद का। अब देखो एक फूल है, एक पौधा है, पौधा में एक ही पौधा में एक पौधा है, उस पौधा में परागकोश है और वर्तिकाग्र है। ठीक है ना, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, हाँ वर्तिकाग्र, स्त्री केसर में वर्तिका। तो परागकोश है, स्त्री केसर में वर्तिका है, परागकोश में परागकण है, स्त्री केसर में क्या है, वर्तिकाग्र है, स्त्री केसर में वर्तिका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो परागकोश का परागकण निकलेगा और वर्तिका में पहुँच जाएगा, यही बोला गया ना। देखो वर्तिकाग्र में किसी भी पुष्प के परागकोश के परागकणों के उसी पुष्प का, वही पुष्प का एक ही पौधा, मान के मैं पौधा हूँ, परागकोश है, परागकोश के परागकण निकला और मेरे ही दूसरा जो फूल निकला हुआ है इसमें पहुँच जाएगा। तो आप एक ही पौधा में हो रहा, इसको बोलेंगे 100 परागन खुद का। और पर परागन बोलेंगे, अभी जो मैंने बताया, एक पौधा यहाँ पे है, दूसरा पौधा वहाँ पे है, अब इसका उड़ करके उस पर चल जाएगा, तो वो हो जाएगा पर परागन। ठीक है, यही इसका डिफरेंट है दोनों में। कायिक परिवर्तन क्या होता है, कायिक परिवर्तन होता है जी पौधे के शरीर के कोई भी कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, कायिक भाग है। ठीक है ना, आदि अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है। अगर जड़ कट के अलग हो गया, जड़ कट के अलग हो गया, अब वो जो कट के अलग हुआ उससे भी नया पौधा बन गया, तना कट के अलग हुआ, तना से नया पौधा बन गया, पत्ती कट के अलग हुआ, पत्ती से भी नया पौधा बन गया। तो इस तरह से जो अगर क्रिया हो रहा है जिसमें, उसको बोलते हैं कायिक परिवर्तन। तो जनक के समान नए पादप का निर्माण होता है, मतलब उसी प्रकार जड़ को, अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना, इसका जड़ काट लीजिए, जड़ काट कर रोप दीजिए, नया पौधा निकल जाएगा। गुलाब का पौधा टहनी काट के रोप दीजिए घर में, नया गुलाब का जो पौधा बन जाएगा, उसी के संतान की तरह। उसी तरह लाल गुलाब तो लाल गुलाब वाला बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। गुलाब, अंगूर, आलू, प्याज इत्यादि कायिक परिवर्तन का उदाहरण है यहाँ पे है। आइए सवाल देखते जी, यहाँ पे एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में जनन पद्धति में क्या अंतर, भाई साहब एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय में क्या डिफरेंट है, आइए जानते हैं। देखिए एक कोशिकीय जंतु में अक्सर अलैंगिक जनन होता है, इसमें मुख्यतः विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन इत्यादि द्वारा जनन होता है। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री अथवा असमसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये सब अपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है कि नहीं, कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है, उसमें अक्सर एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है,
ठीक है ना। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, द्विखंडन, अपखंडन, बहुखंडन बोलो, और क्या बोलो, मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्री और असमसूत्री विभाजन द्वारा होता हो गया। अब आइए लैंगिक जनन जाते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। तो बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। इस प्रकार जनन में डीएनए की प्रकृति का निर्माण होता है, डीएनए होता है ना। और इसमें विभिन्नताएं और उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न होती है और विकास भी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो यही है बहुकोशिकीय। मुकुलन क्या होता है जी, देखिए मुकुलन अलैंगिक जनन विधि है। हम जानते हैं अलैंगिक जनन विधि, लैंगिक तो है नहीं, अलैंगिक है। इस विधि में जनक के शरीर से सतह से मुकुल यानी कि कली निकलता है। मुकुल मतलब कली होना। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा बना दिया मान लेते हैं, तो ये क्या है, कली है। क्या है ये, कली है, ये कली है। तो ये बोला गया कि इस विधि में जनक, ये जनक है, ये क्या है, ये जनक है। अब जनक के शरीर की सतह से कली निकलता है, मुकुल निकलता है, और वो शरीर से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद एक नया जीव का निर्माण हो जाता है, उसी को बोलते हैं मुकुलन। ये जो काम हो रहा क्या हुआ, मुकुलन। मुकुल अलग हो जाना, अलग होकर नया शरीर, नया जीव बन जाना, अलग उसी प्रकार का, उसको बोलते हैं मुकुलन। जैसे ईस्ट और हाइड्रा में देख लीजिए, है ना, मुकुलन विधि पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है लैंगिक जनन का क्या महत्व है। आइए लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं भाई साहब। लैंगिक जनन, इसमें सभी जीवों का गुणसूत्र एक निश्चित संख्या में होती है। जितना प्रकार जीव, मेल फीमेल हमने पढ़ा, नर और मादा में 46 गुणसूत्र होता है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। और महिला तो हर महिला में वही गुण रहेगा, है ना। पुरुष तो हर पुरुष में उस टाइप का रहेगा, ठीक है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों में 2 अलग अलग जीवों में डीएनए का समावेश होता है ना। अलग अलग जीवों से माता पिता, अब दोनों का डीएनए अलग अलग है ना। उन दोनों अलग अलग युग्मक है, उनसे जो है उनका उन दोनों का डीएनए मिलता है तो एक नया डीएनए टाइप का बनता है बच्चा, है ना, बालक या बालिका। इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन होता है। आपको इतने ही लिखना है, आगे 2 नंबर के सवाल के काफ़ी है। लॉन्ग पूछेगा भाई तो आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन कर देना है डॉक्टर की तरह, ठीक है। चलो भाई, अलैंगिक जनन के अपेक्षित लैंगिक जनन क्या महत्व है भाई बताइए, कि अलैंगिक जनन से अच्छा लैंगिक जनन क्यों है, क्यों लैंगिक जनन सबसे बेस्ट है। आप देखिए, पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, एक ही जनक, है ना, एक ही जनक भाग लेता है, जिससे उत्पन्न संतानों ठीक उसी के जैसा होता है। उनमें किसी तरह की विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अब पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे में केवल एक ही जनक है, उससे नया पौधा उत्पन्न हुआ, तो पौधवा जो है ना ओकरे जैसा, सेम टू सेम। ओकरम आम के फल तो एकरम आम के फल होता है ना। ई नाटा तो वो भी नाटा, ऐसे भी अक्सर होता है मिलने के लिए, है ना, अक्सर दिखता है। अगर इसका फल मीठा तो उसका पौधा जो बना तो उसका फल भी मीठा होगा। बहुत ऐसा भी होता है ना, जैसे बहुत सा कुछ ऐसा अमरूद का पौधा होता है जो छोटे में फल देना लगता है। अब उस अमरूद का जो अगर बीज होगा, नया पौधा जिससे बनेगा, तो वो भी छोटे में फल देना शुरू कर देगा। तो सेम से होता है, कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिला ना। अगर लैंगिक जनन में ये काम होता तो आज दुनिया तरक्की कर पाती नहीं। आज दुनिया तरक्की कैसे हो रही, बेटा बाप भले ही जाहिल गवान है, बेटा पढ़ लिख के गुदड़ी का लाल बन गया। कैसे, विभिन्नताएं पाई गई इसमें, है ना, कुछ अलग दिमाग बढ़ा, उसका सोच बढ़ा। तो यही विभिन्नता के कारण आज इतना दुनिया डेवलप हो रहा। अब बोलते जबकि लैंगिक जनक में 2 जनक भाग लेते हैं, मादा और नर भाग लेते हैं, और इन नर युग्मक जो होता है उसका जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इनके डीएनए में विभिन्नता उत्पन्न होती है, डाइवर्सिटी। इन दोनों डीएनए जब मिलता है तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। गुणसूत्रों के नर जोड़ों बनने से जिससे जीवों में श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होता है ना। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनक जीवों में विविधता एवं जैव विकास को ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा, जो भी अवसर ज़्यादा मिलता है, विभिन्नताएं ज़्यादा मिलता है ना। जब 2 जीव मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो जो तीसरा जीव बनता है उसका जो है गुण जो है उन दोनों से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है ना। समझ सकते हैं, 2 जीव मिलकर तीसरा जीव का जन्म दे तो होता है। जैसे आप देख लीजिए, हम देख लीजिए, है ना, माता पिता। आज दुनिया तरक्की कैसे कर पा रहा। आप देखिए, माँ बाप गरीब है, बेटा गुदड़े का लाल बन गया, एकदम तरक्की कर गया। तो माँ बाप का डीएनए मिला और मिलने के बाद एक नया संतान पैदा हुआ, और वो जो है उसका सोच विचार अलग हो गया। अब उसका जो बेटा पैदा होगा तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है ना, अलग हर माध्यम में। निषेचन किसको कहते हैं, देखिए, जब नर युग्मक के शुक्राणु, नर युग्मक के क्या होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक के क्या होता है अंडाणु, जब आपस में मिल गया, मिलने के बाद क्या होता है युग्मनज का निर्माण होता है, एक जायगोट बनता है। और जायगोट क्या होता है, इस क्रिया में निषेचन। अब वो जब जायगोट बना तब क्या होता है निषेचन होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी कि
नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु जब आपस में मिल गया, मिलने के बाद क्या बना, युग्मनज बना, यानी कि जायगोट बना। ये जो काम हो रहा ना इसी को बोलते हैं निषेचन। ये विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, विभाजित होता है फिर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। चलिए जी आगे देखें, गर्भ निरोध गोलियां के बारे में बताइए। गर्भ निरोधक गोलियां, देखिए क्या होता है जी, अभी जो कुछ ऐसे भी दवाइयां आ गई जो औरतें चाहती है, जो महिलाएं चाहती है कि हम माँ ना बने, हमारे बेटा का जन्म ना हो, है ना, तो वो रिलेशनशिप बना करके भी वो कुछ ऐसा दवाई खा लेते हैं जिसके माध्यम से वो संतान नहीं बन पाता, जिसको बोलते हैं गर्भ निरोधक, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना। गर्भ निरोधक मतलब गर्भ नहीं धारण ना करना, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ खाते हैं ताकि वो ऐसा काम ना हो पाए, है ना। तो वो बोला गया कि क्या है भाई, तो परिवार नियोजन के लिए, मतलब परिवार चाहता है कि हम भाई हमारे दो तीन बच्चे रहे, है ना, लेकिन ज़िंदगी के मज़े भी ले लेकिन बच्चे भी तीन ही रहे, तो उसके लिए क्या चाहते हैं कि भाई कंट्रोल किया जाए इसके लिए, है ना। तो गर्भ निरोधक परिवार नियोजन के लिए कई प्रकार के गर्भ निरोधक गोलियां दवाई मिल जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, गोलियों में कृत्रिम रूप से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। आपको पता है महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वही दो हार्मोन मिलकर के जो है प्रेग्नेंट का काम करती है। अब ये दोनों हार्मोन ही नहीं रहेगा, वो दोनों हार्मोन क्या करेगा, अब दोनों हार्मोन का समन्वय होता है। जो क्या कर, अब दोनों हार्मोन क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH और LH जो स्राव होता है उसको रोक देता है। मतलब ये दोनों हार्मोन का काम अलग है कि FSH और LH हार्मोन को रोक देता है, और रोक देगा तो अंडोत्सर्ग का क्रिया रुक जाता, मतलब अंडा नहीं बनेगा, फिर अंडा ही नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से फिर गर्भ निर्धारण नहीं होगा। तो जब ये रियलिटी में जब ये दवा नहीं खाते हैं तो जो बॉडी के शरीर में जब होता है तो उसमें अंडोत्सर्ग का क्रिया हो जाता है, अंडे बन जाते हैं, तब जाके संतान पैदा हो जाता है। तथा मासिक चक्र भी रुक जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी क्या होता है, रुक जाता है। तो दोनों काम बाधित हो गया तो फिर माँ जो है बन नहीं पाती वो, ठीक है। तो ये एक ऐच्छिक है, किसी का जबरदस्ती नहीं है, जो चाहते हैं वो ऐसा करते हैं। लैंगिक संचारित रोग, और अच्छा क्या है, मनुष्य में होने वाला लैंगिक संचारित रोग, देखिए कितना सारा रोग है भाई। देखिए अगर एड्स के द्वारा, एड्स से रोग होता है विषाणु के द्वारा, है ना, क्लेमाइडियोसिस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, गोनोरियो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, सिफिलिस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, यूरेथ्राइटिस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, सर्विसाइटिस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, हार्सिस होता है बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस होता है वायरस के द्वारा, ट्राइकोमोनियसिस होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। गर्भ निरोध युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, देखिए गर्भ निरोध युक्तियाँ, अब जो है महिलाएं जो अपना रही दवाइयाँ गर्भ निरोध करने के लिए, क्या कारण क्या है, बहुत सारा कारण हो सकता है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, हम नहीं चाहता कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हमारा जो बच्चा पैदा होगा उसको हमको कैसे पढ़ाएंगे, हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है ना। और बहुत सारी कमी है, देखिए यहाँ पे जैसे कि अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना, उसके लिए भूखमरी चल रहा है, रोज बेरोजगार ऐसे चल रहा है भाई, नया बच्चा आकर क्या करेगा दुनिया में करके, है ना। तो ये सब गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि को कम करना, सबसे मेन कारण है कि जनसंख्या को पहले कम करना, है ना। इसके कारण उत्पादित खाद्यान्नों की कमी, अब क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाता तो क्या होता है, खाद्यान्न की कमी हो जाएगा, उपलब्ध संसाधनों के बीच प्रतिस्पर्धा होगा ना। अरे भाई साहब जब आबादी बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आवास की कमी हो जाएगा, अब एक घर में 5 गो भाई है तो 5, एक घर आधा कट्ठा में घर बना हुआ है, 5 भाई, तो बताओ आधा कट्ठा में कैसे बटेगा 5 भाई में, जीरी जीरी मिलेगा, है ना, मिठाई मिलेगा जीरी जीरी। अगर वही 2 भाई हैं तो कुछ मिल सकता है, बेहतर हो सकता है। तो घर की भी कमी, बेरोजगारी तो अलग है, भुखमरी, अपराध में वृद्धि आदि अनेक वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो गई है अगर इसको ना किया जाए तो, मतलब जनसंख्या को ना रोका जाए तो। ऐसी विषम परिस्थिति में किसी भी परिवार, समाज या देश में जनसंख्या को सीमित रखना अति आवश्यक है, लेकिन ये इम्पॉसिबल अभी मतलब पॉसिबल है लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग अपने मन से चाहते हैं, है ना, लोग चाहे तो। और ये कंट्रोल किया जा सकता है जब लोग पढ़ेंगे, बातों को समझेंगे तब। जैसे अभी की जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं वो बात को पढ़ रहे हैं कि भाई साहब अगर ज़्यादा संतान होगा तो उसके लिए सही से एजुकेशन नहीं हो पाएगा, तो हम उसको लिए कंट्रोल करें, है ना, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाएं। लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, बस ऐसे तो भाई देखो बोला तो यह जाता है कि किसी को जब बेटा नहीं होता है, किसी का जब औलाद नहीं होता है तो दर दर भटकता है, कभी यहाँ जा रहा कभी वहाँ जा रहा कि मेरा औलाद हो जाए औलाद हो जाए। और किसी का औलाद हो जाता है तो भी अलग ही उल्टा, खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। तो औलाद तो खुदा की नेमत ही माना जाता है जी, हाँ। खैर आगे देखें, हाँ ये सब बस लिखने तक जाने, ज़्यादा रियल टाइम जाने की कोशिश ना करें, बाकी तो
उसका जब आता है रियलिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। हम अपने माता के जैसा क्यों समान होते भाई? अरे बाप रे, माँ अम्मी गोरी तो बेटी भी गोरी, बेटा भी गोरा, क्यों भाई? देखिए, प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता है उनके संतानों में चली जाती है। ऐसे गुण को अनुवांशिक गुण कहते हैं या तो पैतृक गुण कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा गुण होता है माँ बाप में जो मिलने के बाद पिता बेटा में भी वैसे ही गुण चल जाता है, उसको बोलते हैं पैतृक गुण, है ना, या अनुवांशिक गुण। प्रत्येक सदस्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, हर सदस्य की कोशिकाओं में, जैसे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। नर तथा मादा युग्मक लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, इस प्रकार अनुवांशिक सुनिश्चित होती है ना। अनुवांशिक तो कन्फर्म है। इन्हीं गुणों के कारण उत्पन्न संतान में संतानों की जो है अपने माता पिता के साथ संतान होता है, क्योंकि गुणसूत्र दोनों का मिलता है, तो दोनों गुणसूत्र जो है उससे अनुवांशिक होना कन्फर्म है। आपने अक्सर देखा होगा माँ बाप के जैसा हर कोई मिलता है ना, माँ बाप के जैसे मिल जाएगा, उसका चाहे उसका लक्षण मिल जाएगा, चाहे उसका बॉडी मिल जाएगा, चाहे उसका रंग मिल जाएगा, चाहे उसका बाल कलर जो भी है मिल जाता है। चलिए एक लास्ट हो रहा, हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म पुराने हैं, हम कैसे जानेंगे? तो पहला काम यह है कि जो जीवाश्म पृथ्वी की सतह के नज़दीक है, तो हम जान गए कि ये बहुत जल्दी ही नया ही जीव कुछ मरा होगा अभी हाल फिलहाल में। जैसे खोदाई किए, ज़मीन के निकाले, खोदे ज़मीन को, तो उन्हें कुछ नया जीव मिल गया, नज़दीक में ही मिल गया, थोड़ा सा खोदाई मिल गया, तो इससे पता चलता कि ये जीवाश्म ज़्यादा गहरे में नहीं है और ज़्यादा पुराना नहीं, अभी हाल फिलहाल में कोई जीव ऐसा विलुप्त हुआ होगा, ठीक है ना। और फॉसिल डेटिंग क्या है? इसमें कार्बन काल निर्धारण पद्धति द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण होता है, कार्बन काल के द्वारा, ठीक है ना। कार्बन काल, सभी सजीव वस्तुओं में उपस्थित कार्बन 14 से उसकी आयु का पता लगता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना सवाल बच गया जी? बस एक दो सवाल और होगा मेरे ख्याल से। जीवाश्म में क्या होते हैं? देखिए बहुत सा लंबा सा चौड़ा था, मैंने इसको काट करके छोड़ा गया, लंबा तो है भी अभी भी। विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी की चट्टानों पर पाए जाते हैं, जो जीव विलुप्त हो गए हैं और अभी भी चट्टान पे कुछ उसका निशान पाया जा रहा, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिलता है। अब जब जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं तभी जैव विकास का प्रमाण मिलता है। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसी जीवाश्म है जिसमें रेप्टिलिया तथा एवीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। रेप्टिलिया रेंगने वाला, एवीज मतलब पंछी वगैरह। आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टिलिया की तरह जबड़ों में दांत तथा अंगुलियों में नख थे, पक्षियों की तरह इसमें डैने और पंख थे। इसके अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि रेप्टिलिया या एवीज का विकास एक ही पूर्वज हुआ है। तो मतलब हम कैसे जान पाते हैं कि जैव विकास प्रक्रम में विषय में क्या हम बतलाता है, मतलब जैव विकास होता है, जैव प्रक्रम विकास प्रक्रम है, वो क्या बताता क्या है? तो यही बताता है कि एक ही साथ हुआ होगा इसका विकास, है ना, विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा या एक ही जैसा होगा, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। समजात अंग क्या होता है? समजात अंग जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो लेकिन कार्य अलग अलग, मतलब बनावट एक हो, संरचना सेम बनावट हो, जैसे कि एक काम अलग अलग। जैसे देखिए मेढक, बिल्ली, पंछी, मनुष्य का अग्रपाद, आगे वाला पैर, तो मेढक का आगे पैर का कुछ अलग काम करता है, कुत्ता का आगे पैर अलग काम करता है, बिल्ली का आगे पैर अलग काम करता है, मनुष्य का अलग ही काम करता है। तो ये सब क्या हो गया? बनावट एक है लेकिन काम अलग अलग। खत्म हो गया? चलो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने 48 सवाल बना दिया, 48 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर सवाल के काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आपको कितना सवाल याद था नीचे कमेंट करेंगे और फिर मैं टाइमिंग लगाता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना, जाके देख लीजिएगा, हर एक जो लगे आपको फ़ायदा होगा। कैसी लगी वीडियो? और सभी का चाहिए इस तरह से कमेंट करें आप लोग, बताएं मुझे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।